नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसे पूरी दुनिया जानती है, महात्मा गांधी। लेकिन रुकिए, आज हम उनके बड़े बड़े आंदोलनों की बात नहीं करने वाले। आज हम फ्लैशबैक में जाएंगे, बिल्कुल उनकी जड़ों तक। हम उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने पोरबंदर के एक बेहद आम से इंसान को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। जरा सोचिए, कैसे एक बेहद शर्मीला सा बैरिस्टर जो सिर्फ एक 400 पाउंड के कॉरपोरेट विवाद को सुलझाने साउथ अफ्रीका गया था, वो नागरिक अधिकारों का इतना बड़ा चेहरा बन गया। मतलब ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से डीकोड करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 से, गुजरात का पोरबंदर शहर। उनके दादा उत्तम चंद गांधी वहां के एक स्थानीय राजा के दीवान थे। तो आप कह सकते हैं कि प्रशासन, हिसाब किताब और लीडरशिप, ये चीजें उनके परिवार के डीएनए में पहले से ही थी। उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें लोग प्यार से काबा गांधी भी कहते थे, वो भी पोरबंदर के दीवान रहे। लेकिन अगर किसी एक इंसान का उनके चरित्र पर सबसे गहरा असर पड़ा तो वो थी उनकी मां पुतलीबाई, जो करमचंद जी की चौथी पत्नी थी। पुतलीबाई जी बहुत ही ज्यादा धार्मिक महिला थी। उनके कड़े उपवास और आत्म अनुशासन ने ही असल में गांधी जी के अंदर अहिंसा और सत्याग्रह जैसे विचारों का बीज बोया था। अब उस दौर के समाज को समझना भी जरूरी है। 1883 की बात है, जब वो सिर्फ 14 साल के थे। उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उनकी सगाई तो तभी हो गई थी जब वो महज 9 साल के थे। कस्तूरबा उम्र में उनसे 6 महीने बड़ी थीं। आज हमें यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन उस समय के समाज के हिसाब से यह बिल्कुल आम बात थी। खैर, समय आगे बढ़ा और उनका परिवार भी। उनके 4 सगे बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। लेकिन इतिहास में एक और नाम अक्सर उनके साथ लिया जाता है, जमनालाल बजाज। जमनालाल जी को उनका 5वां दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड बेटा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को पूरी तरह से अपने पिता के रूप में मान लिया था। अब ऐसा नहीं है कि परिवार में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मतभेद भी खूब थे, खासकर उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल के साथ। उनके बीच विचारों को लेकर काफी गहरा टकराव रहा। आपको शायद पता हो, हरिलाल ने बीच में कुछ समय के लिए इस्लाम भी अपना लिया था। हालांकि बाद में वो आर्य समाजी बन गए। वहीं उनके दूसरे बेटे मणिलाल, वो साउथ अफ्रीका गए और फिर हमेशा के लिए वहीं सेटल हो गए। बाकी 2 बेटों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रामदास अपने पिता के बहुत करीब थे। और क्या आपको पता है, रामदास के बेटे कानू गांधी असल में महात्मा गांधी के एक्सक्लूसिव फोटोग्राफर थे। जी हां, आज हम जो भी उनकी पुरानी ऐतिहासिक तस्वीरें देखते हैं ना, उनमें से ज्यादातर कानू गांधी ने ही खींची थी। और चौथे बेटे देवदास, वो राष्ट्रीय पत्रकारिता में चले गए और आगे चलकर हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर बने। अब परिवार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। उनकी जो शुरुआती जर्नी रही है वो काफी तेज और दिलचस्प है। पोरबंदर से निकलकर 1888 में वो लॉ की पढ़ाई करने सीधे लंदन चले गए। फिर 1891 में भारत वापस आए, बंबई शहर में। और फिर किस्मत उन्हें ले गई साउथ अफ्रीका। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज क्लियर कर लेते हैं। लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, इनमें फर्क क्या होता है? देखिए, लॉयर वो है जिसके पास लॉ की डिग्री है। एडवोकेट वो है जो कोर्ट में जाकर क्लाइंट के लिए बहस कर सकता है। और बैरिस्टर उस जमाने में उसे कहते थे जो सीधे ब्रिटेन यानी लंदन से कानून की डिग्री लेकर आता था। और गांधी जी यही बैरिस्टर बनने ही तो लंदन गए थे। तो 3 साल की पढ़ाई के बाद 1891 में वो बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए और बंबई में अपनी वकालत शुरू की। उस वक्त वो बिल्कुल किसी आम युवा की तरह ही थे जो अपना करियर शुरू कर रहा हो। काफी स्ट्रगल था, शर्मीले तो वो थे ही, और बस किसी तरह अपना काम जमाने की कोशिश में लगे हुए थे। और फिर आया साल 1893। यही वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक फर्म ने उन्हें साउथ अफ्रीका के नटाल आने का ऑफर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिशन नहीं था। ये पार्टनर्स के बीच का सिर्फ एक 400 पाउंड का एक बहुत ही रूटीन सा कॉर्पोरेट लीगल मैटर था। लेकिन उस वक्त उनके लिए ये ऑफर बहुत मायने रखता था। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था और सैलरी तय हुई 105 पाउंड प्रति महीना। साथ ही रहना खाना बिल्कुल फ्री। अब आप खुद सोचिए, एक युवा बैरिस्टर जिस पर परिवार की जिम्मेदारी हो, उसके लिए तो ये एक बहुत ही शानदार मौका था ना। उनका मकसद एकदम साफ था, जाना है, काम करना है और पैसे कमाने हैं।
इसी सीधे इरादे के साथ वो नटाल के डरबन पोर्ट पहुंचे, जहां उनके क्लाइंट शेख अब्दुल्ला ने उन्हें रिसीव किया। बिल्कुल नई जगह, अनजान माहौल। गांधी जी बस अपना काम निपटाने गए थे। उन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहां का समाज अंदर से कितना बटा हुआ है और वहां रंग भेद कितनी गहराई तक फैला हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि उन्हें यात्रा के लिए फर्स्ट क्लास का ट्रेन टिकट मिलेगा। एक बैरिस्टर के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। वहां का सिस्टम ऐसे फर्स्ट क्लास टिकट को नहीं बल्कि इंसान के रंग को देखता था। काले और गोरे के बीच का भेदभाव वहां चरम पर था। और इसी रंगभेद का नतीजा थी वो घटना जिसने इतिहास पलट दिया। डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से लिटरली धक्के मारकर उतार दिया गया। उनके पास फर्स्ट क्लास का वैलिड टिकट था, एकदम पक्का टिकट, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गोरे नहीं थे, उन्हें उस डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। वो अपमान और वो कड़ाके की ठंड। सच कहूं तो अपमान का वो एक पल, वो एक रात उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उस शर्मीले से वकील को अंदर तक झकझोर कर रख दिया उस घटना ने। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ उनका पर्सनल अपमान नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा का पूरा अन्यायपूर्ण सिस्टम है। और उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक सिविल राइट्स फाइटर का जन्म हुआ। आप कॉन्ट्रास्ट देखिए। जो इंसान सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने और एक नॉर्मल लाइफ जीने की प्रेरणा लेकर वहां गया था, उस एक रात ने उसके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। अब उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे लीडर के रूप में उभर रहे थे जो इस सामाजिक अन्याय से आर पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार था। एकदम 180 डिग्री का शिफ्ट। और ये बदलाव सिर्फ ख्यालों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उनका पहला मूवमेंट साउथ अफ्रीका में 250 भारतीयों के वोटिंग राइट्स यानी मताधिकार बचाने के लिए था। अब तकनीकी तौर पर देखें तो राजनीतिक रूप से ये मूवमेंट फेल हो गया था, लेकिन इसने लोगों के बीच उनकी एक ऐसी पहचान बना दी, एक ऐसी आवाज बना दी जो गलत के खिलाफ बिना डरे बोल सकती थी। उस ट्रेन वाली घटना ने उन्हें एक और बहुत बड़ी बात सिखाई थी कि इस सिस्टमैटिक रंगभेद से आप अकेले नहीं लड़ सकते, आपको एक मजबूत संगठन चाहिए। इसीलिए 1894 में नस्लीय भेदभाव से व्यवस्थित रूप से निपटने के लिए उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। ये उनके शानदार ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का पहला बड़ा सबूत था। तो इस पूरी जर्नी को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है, क्या इतिहास किसी नेता को बनाता है या फिर नेता खुद इतिहास रचता है? सोच कर देखिए, अगर वो 400 पाउंड का केस ना होता या स्टेशन पर वो अपमानजनक घटना ना घटी होती, तो क्या दुनिया को वो नेतृत्व मिल पाता जिसे आज हम जानते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे एक आम सी कॉर्पोरेट यात्रा ने दुनिया की एक सबसे बड़ी लेगेसी को जन्म दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा साथ जुड़ने के लिए